बेसिकली हम पढ़ने, बहुत बेसिक लेक्चर है आज का, बिल्कुल टफ नहीं है। बेसिकली हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या पढ़ने वाले? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बहुत बेसिक लेक्चर है आज का, टफ नहीं है बिल्कुल, बेसिक बेसिक आए रखेंगे, बिल्कुल ध्यान सुनना है ना। इधर देख, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, असली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चलेगा करीब करीब 3 से 4 महीने। कितने महीने? इनफैक्ट 4 महीने मोटा मोटा। आपके में 3 ही मेजर पोर्शन होते हैं, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न फिजिक्स। एंड इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कई सारे चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, करंट स्टडी, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, है ना। और जेईई मेन का एक और चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली व्हाट? अगर अपन बात करें तो अभी तक जो अपन 11th में पढ़ते आए थे, मैंने पहले ही बोला था 11th पढ़ना आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि 11th में हमने जितनी भी चीजें देखी होती है वो सब प्रैक्टिकल देखी होती है, कि भाई साइकिल है चल रही है, स्कूटर है चल रहा है, एसएचएम पार्टिकल है, स्प्रिंग देख ली, बहुत सारी चीजें अपन ने देखी होती है। ऑप्टिक्स में भी थोड़ी फील आती है क्योंकि लाइट आ रही है, अपन ने देखी उसे, भले अपन ने कोई ऑब्जेक्ट टाइप वो नहीं है बट वो हमने देखी। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बात होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो हमने देखी, मैग्नेटिक फील्ड जो हमने देखी, उनका एहसास जरूर हुआ है हमें कि फोर्स लग रहा है। 2 मैग्नेट को पास लाओ, बोलो क्या फोर्स लगता है, पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो अदृश्य चीजों की बात करते हैं पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज, इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज, इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। ये स्टडी ऑफ चार्ज है, स्टडी ऑफ चार्ज। अच्छा भाई, अगर कोई बेसिक चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी ऑफ चार्ज है तो हमें बेसिक चार्ज की प्रॉपर्टीज आनी। तो हम शुरुआत करते हैं, जो हम बेसिक शुरुआत करते हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो कि बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है, आप सब लोग जानते हो, पर फिर भी एक बार अपने को पढ़ना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज? तो बेसिक बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली व्हाट? स्टडी ऑफ चार्ज। अब हम बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अच्छा भाई, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, ओ हो, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है। क्या है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 कि 1? कितने टाइप? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव और, बहुत बेसिक बातें कर रहा हूं, जल्दी करते हैं। पॉजिटिव और, अरे यार हाँ ना बोल। अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव ले और नेगेटिव ले तो प्यार की दुश्मनी, प्यार दुश्मनी, रिपल्शन अट्रैक्शन दुश्मनी, कोई बुराई वाली बात, हाँ ना बोल। और प्लस माइनस प्यार, अरे यार हाँ ना बोल। प्लस प्लस दुश्मनी, माइनस माइनस दुश्मनी, प्लस माइनस प्यार। इंसानों की तरह इसमें कोई अपवाद नहीं होते। क्या बोला मैं? इंसानों की तरह इनमें कोई अपवाद समझते हो? एक्सेप्शन, बहुत बढ़िया। क्या मेरी बात लिया? तो 2 टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, यूनिट क्या होती है भाई इसकी? सब लोग बोले यूनिट क्या होती है? कूलम। क्या होती है? कूलम। अच्छा, ये स्केलर होती है वेक्टर? स्केलर है वेक्टर। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, अरे यार हाँ ना बोल। पर एक ऐसी क्वांटिटी होती है स्केलर, 2 टाइप होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई बुराई वाली बात। अच्छा, चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब सबसे छोटा चार्ज जो पाया गया वो कौन सा है? 1 नहीं, ई, इलेक्ट्रॉन। कौन? जो सबसे छोटा चार्ज पाया गया वो कौन है? याद रखने वाली बात, इसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट इज प्लस माइनस ई, दैट इज प्लस माइनस 1.6 × 10⁻19। इससे छोटा चार्ज हम जानते हैं। हालांकि कुछ खोज हो चुकी है, स्टाइल मारने वाली खोज, ये किताबों में लिखी होती है पर आपके किसी काम की। आप सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या मानोगे? 1.6 × 10⁻19 कूलम। बहुत बड़ा चार्ज, बहुत छोटा चार्ज? छोटा भाई साहब, 1.6 × 10⁻19 कूलम, कोई बुराई वाली बात भाई साहब। पर स्टाइल मारने के लिए कुछ बातें और कर ली जाती किताब में, इसकी खोज हो चुकी है, वैसे थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन भी हो सकती है, पर अभी हम इसे कंसीडर, इन्हें क्वार्क्स कहते हैं। इनकी वैल्यू होती है +-2e/3 या फिर +-e/3, पर हम इन्हें हम कंसीडर किसे करेंगे? अगर कभी लिखा हुआ दिख जाए तो याद रखना, बाकी इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। आपके लिए स्मॉलेस्ट यूनिट है +1.6 × 10⁻19, मतलब इससे छोटा चार्ज होना पॉसिबल। आप छोटी छोटी बातें और जानते होंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। अरे भैया हाँ ना बोल, 9.1 × 10⁻31। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 kg। हाँ ना बोल। यही लगभग क्या मास ऑफ न्यूट्रॉन भी होता है? यही लगभग क्या होता है? परेशान होने की जरूरत
बेसिक बेसिक की बात है, कोई कष्ट वाली बात नहीं। अच्छा स्मॉलेस्ट यूनिट, चलो भाई बहुत बढ़िया बात समझ में आई। अच्छा मान लो मैं आपसे बोलूं कि कोई बॉडी न्यूट्रल है, कोई बॉडी क्या है, न्यूट्रल होने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। न्यूट्रल होने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैं बोलूं कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसका क्या मतलब है, मैं बोलूं कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, पहले बताओ। कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसका क्या मतलब है, क्या इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों है पर बराबर है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों है पर बराबर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। पहले तो जो बोला चमका न्यूट्रल है पर इसमें इलेक्ट्रॉन तो है, पर इसमें इलेक्ट्रॉन तो है। अच्छा सोचो, मेरे को अगर इस बॉडी को चार्ज करना है, मान लो मैं इसको बोलूं कि इसमें से मैं 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, कितने निकाल लूं, 5 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ इस बॉडी पे कितना चार्ज बचा, बोलो भाई, क्या इसमें चार्ज बचा, +5 ही, यार हाँ ना बोल, +5 ही -5 ही, +5 ही क्यों बोले तुम लोग, क्या 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो क्या +5 ही इकट्ठे हो गए होंगे, यार हाँ ना बोल। चलो मैंने बोला 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, हाँ 2 3 4 6.5, तो इसमें चार्ज क्या -6.5 ही हो सकता है, अरे यार हाँ ना बोल। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज क्या ड्यू टू ट्रांजेक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्जेस से होता है, अरे यार हाँ ना बोल। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज या तो E होगा या 2E होगा या 3 होगा या 4E होगा या 5E होगा या 6E होगा, पर 6.5 क्या गलत बात है, यार हाँ ना बोल। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या कहते हैं, कोई खास प्रॉपर्टी है, डरो मत, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स Q बराबर ±NE, Q बराबर ±NE, वेयर N इज एन इंटीजर, वेयर N इज एन, मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा क्या वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ N होगा, अरे क्या होगा, आवाज नहीं, क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ N होगा, इसमें कोई शक वाली बात। तो Q बराबर +-NE, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, सिंपल सी प्रॉपर्टी। अच्छा भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम समझ गए, और क्या हमें समझ में आना चाहिए, ध्यान से देखो। मान लो एक सिंपल सा सवाल मैं आपको बताता हूं, आपको फिर से मेरी बात में क्लैरिटी आ जाएगी। मान लो कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, क्या है, कोई आइसोलेटेड सिस्टम में इसमें बोलूं एक बॉडी A है, एक बॉडी B है, एक बॉडी C है। मैंने आपको बोला कि A पे 2 कूलम चार्ज है, B पर 3 कूलम चार्ज है, इस पर -1 कूलम चार्ज है। हमने कुछ करा, क्या करा, कुछ करा, तो हमने देखा कि इस आइसोलेटेड सिस्टम में जो A पर चार्ज है वो हो गया -2 कूलम, B पर चार्ज हो गया 4 कूलम, तो बताओ C पर कितना है, ओरली तो बताओ C पर कितना है, सब लोग बताओ कितना, सही बताओ कितना, +2, एकदम पक्का, यार हाँ ना बोल। कैसे करा तुमने, क्या 2 + 3 -1 = -2 + 4 + x, अरे ये तो करा आपने क्या करा मैं आपको बताता हूं, आपने करा 2 + 3 - 1 = -2 + 4 + x, बोल यस और नो, यही करना आपने। जब आपने यही करा तो 4 ने 4 को मार दिया, 3 - 1 कितना हुआ, 2, अरे क्या x की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू कितनी आई, 2, बहुत बढ़िया साहब। अरे तो हम पहले से भी जानते थे, इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ये कहती है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व। प्रॉपर्टी क्या है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्या इन तीनों के लिए आइसोलेटेड सिस्टम है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व। ये भी एक प्रॉपर्टी है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, अरे आया कि नहीं आया। और एक और लास्ट प्रॉपर्टी सुनते हैं, ये बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं जो अपने को चार्ज के बारे में पता होगी। और देख, अगर आपने कभी सुना होगा कि मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, सुना है कभी आपने फॉर्मूला, m बराबर m0 √1 - v²/c², सुना है कभी। नॉर्मल लाइफ में जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें हम इसे कंसीडर नहीं करते थे, अब जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, उनकी रफ्तार हम इतनी तेज कर पाते हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत आ सके, तो उनका मास कांस्टेंट रहता है कि वेरिएबल,
असली में मास का फॉर्मूला ये है, एम बराबर एम नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो सी स्पीड ऑफ नॉर्मल केसेस में जो हम स्पीड लेते हैं उसका सी से कोई कंपैरिजन। तो फॉर नॉर्मल केसेस क्या m इक्वल टू एम नॉट, यहां पे एम नॉट है रेस्ट मास, क्या है, इसलिए जितनी भी मैकेनिक्स हम पढ़ते हुए आए उसमें कभी भी हम इसे कंसीडर, पर अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी में जाओगे तो शायद इसे कंसीडर। तो सर इसमें चार्ज में क्यों बता रहे हो? असली में चार्ज तभी हो सकता है जब मास हो, चार्ज तभी हो सकता है जब बिना मास के चार्ज आना पॉसिबल। पर प्रॉपर्टी ये कहती है कि मास जरूर वेलोसिटी के साथ चेंज होता है, पर चार्ज चेंज, अरे हाँ ना बोले यार। तो प्रॉपर्टी काम क्यों होती है आगे जाके तुम्हें समझ में आएगा कि मास डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल बट चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द मास डिपेंड्स ऑन द बट चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द। यार नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, कोई बुराई वाली बात, सोच ले 101%। बेसिकली ये प्रॉपर्टीज है। फिर से एक बार प्रॉपर्टी रिवाइज करते हैं। हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज, दो टाइप, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में दुश्मनी, पॉजिटिव नेगेटिव में प्यार, यूनिट होती है कूलम। अगर अपन बात करें तो स्केलर क्वांटिटी स्मॉल यूनिट होती है प्लस माइनस ई, स्टाइल मारने के लिए क्वार्क्स क्यू बराबर प्लस माइनस ई बाई 3। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन को मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि न्यूट्रल बॉडी जो होती है उसमें से आप या तो E2 E3 निकाल सकते हो, इट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट इज नोन एज। उसके बाद मैंने आपको आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या चार्ज इज कंजर्व, एंड इफ अ पार्टिकल इज मूविंग जिसके पास चार्ज भी और मास भी है तो वेलोसिटी के साथ क्या चेंज होगा, चार्ज की मास क्या चेंज होगा, पर चार्ज। क्या मेरी बात क्लियर है? सारी प्रॉपर्टीज लिख डालो, बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज। एयरटेल का ले रखा है तुमने, बीएसएनएल का ले रखा है? ये लास्ट वाली प्रॉपर्टीज देख लेना कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी या स्पीड, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड बट मास डिपेंड्स ऑन स्पीड, है ना। चलो और देख, संडे टेस्ट ले आइए इधर देख। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली स्टडी किसकी थी? नहीं, किसकी थी? चार्ज की स्टडी थी, इसमें कोई शक वाली बात। चलो भाई बहुत बढ़िया, चार्ज की स्टडी थी, अच्छा भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया बाबा। चलो भाई अच्छा, अब क्या करें? अब स्टडी ऑफ चार्ज पे बेसिकली अलग अलग चैप्टर बनाए गए, तो अपन अलग बहुत सारे चैप्टर बनाए, पूरे 4 महीने कम से कम अपन इसे पढ़ेंगे। तो यही सब कुछ बेसिकली पढ़ने वाले चैप्टर्स हैं। तो अपन बात करें तो बाइफरेट ऐसे करा गया है कि मान लो कि चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट पर हो तो एक अलग टाइप की फील्ड जनरेट करता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? सुना तो होगा यार, हाँ ना बोल। जब वो रेस्ट पे रहेगा तो इसी में 3 चैप्टर आ जाएंगे बेसिकली अपन जो पढ़ेंगे, इलेक्ट्रो 1 इलेक्ट्रो 2। मैं ऐसे सीक्वेंस बता रहा हूं आपको, बाकी पढ़ना तो अपने को आज इलेक्ट्रो 1 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बड़ा होता है इसलिए हमने इसे 2 भागों में तोड़ दिया, इलेक्ट्रो 1 और इलेक्ट्रो 2। इलेक्ट्रो 2 बेसिकली इंक्लूड्स कंडक्टर्स एंड गॉस लॉ, जो कि थोड़ा समझने वाला पार्ट है, और इलेक्ट्रो 1 विच इज बेस्ड ऑन मैकेनिक्स, विच इज बेस्ड ऑन जो हम आज स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसमें काफी सारी चीजें, और इसमें पढ़ेंगे अपन एक कैपेसिटर। क्या पढ़ेंगे? कैपेसिटर। पहले तो जो बोला चमका, ये चार्ज जब रेस्ट पर होता है तो एक टाइप की फील्ड जनरेट करता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मेनली इस पर चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले बता हाँ कि ना। और सुन, इसके बाद अगर चार्ज मूव करने लग जाए विद कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अरे हाँ ना बोले यार, तो बेसिकली वो प्रोड्यूस करने लगता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करने लगता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो उसी का एक पार्ट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें चल रहा होगा मैग्नेटिज्म। क्या चल रहा होगा? मैग्नेटिज्म, EMI, AC, ऐसे ही बाइफर्केशन बता रहा हूं, बाकी तो पढ़ने तो है ही अपने को पूरे चैप्टर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMI, AC। जब चार्ज क्या करने लगेगा? मूव कांस्टेंट वेलोसिटी से। किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी। और इफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड, इफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड, वो एक्सेलरेट करने लगे, एक्सेलरेटेड, तो असलियत में वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है।
अभी भी करता है, पर इस केस में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद है वो बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? याद है? भूल गया? वो वाला ही प्रोड्यूस करने लगता है। इसका एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी। ये सिर्फ जेईई मेन के कोर्स में रटने वाला पोर्शन है सीबीएसई के लिए। वो एक चैप्टर है, उसमें प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। बाकी अपने कोर्सेज में कुछ भी, ये मेजर चैप्टर के ऊपर पढ़ेंगे। बेसिकली बात करें तो इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज अगर रुका हुआ हो तो हम ये सब पढ़ेंगे। ये करंट स्टडी पढ़ेंगे इससे पहले, फिर कैपेसिटर पढ़ेंगे। ये 2-2.5 महीने खा जाएगा अपना, फिर बाद में ये खाएगा। फिर क्या बेसिक बाइफरफिकेशन क्लियर है? आप ऐसा समझो तो चार्ज जब रेस्ट पर हो तो अलग तरीके से बिहेव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो अलग तरीके से बिहेव करता है, अरे यार हाँ ना बोल, और एक्सेलरेट करे तो अलग तरीके से बिहेव करता है। तो उनको अलग अलग चैप्टर में अलग अलग नाम से पढ़ा जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यार हाँ ना बोल। आज हम कौन सा चैप्टर चालू करेंगे? इलेक्ट्रो 1। क्या चालू करेंगे? तो लिख लो और हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रो 1। ये लिख लो और हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रो 1। टाइम पास नहीं करते हैं। हो गया क्या ये? सर हेडिंग डालने अब इलेक्ट्रो 1। क्या हेडिंग डालने? इलेक्ट्रो 1। और उसमें सबसे पहले हेडिंग डालें जो आपने पढ़ा हुआ है, उसे बोलते हैं कूलम्स लॉ। अरे सुना है क्या? यस सर। 2-3 लेक्चर उसी पे चर्चा होगी। और प्योर मैकेनिक्स। आइए लिखे इलेक्ट्रो 1। अपन तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कूलम्स लॉ। कौन सा लॉ? कूलम्स लॉ बेसिकली क्या बताता है? क्या दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन, अगर मैं एक चार्ज यहां रखूं एक चार्ज यहां रखूं, दोनों पॉजिटिव है तो दूर जाएंगे पास। क्या ये इसको टच कर रहा था? ये इसको टच, फिर भी ये कुछ ऐसी चीज जनरेट कर रहा था जिसकी वजह से इस पे फोर्स, बाद में हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानेंगे। किस नाम से? कि वैसी चीजें धरती माता करती है। धरती माता में बॉल यहां से छोड़ो नीचे गिरती है क्या? तो धरती माता में से हाथ निकल के आता है और बॉल को खींच लेता है। पर क्या धरती माता को ऐसी चीज जनरेट करती है जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं? आपके लिए 3 ही मेजर फील्ड आएंगी, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जो मैं बोला चमका बेसिकली इन चार्जेस के। अच्छा वो अब ये तो पता पड़ गया कि भाई दो चार्जेस हो तो उनके बीच में जब होते हैं तो उनके बीच कोई ना कोई फोर्स तो लगता है। वो फोर्स कितना है वही किसने दिया? Coulomb's law basically states the relation between the interaction force between the two charges. It states the interaction force between the two charges. अब वो क्या है? लॉ है। लॉ का मतलब नियम जो हमें मानना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर। चलो आगे चलते हैं। मान लो अपन बात करें तो अपन ने बोला Q1 चार्ज है, बोला कि Q2 चार्ज है। सिंपल सी बात, किधर फोर्स लगा है बताने का बहुत सिंपल सा तरीका है। मैं आपको बेसिक सी बात बताता हूँ। इसे पकड़ लो, इसे छोड़ो, जिधर भागे उधर ही तो फोर्स लगा होगा। अरे इसमें कौन सी खास बात? इसे पकड़ लो, इसे और इसे छोड़ो, जिधर ये भागे इसे उधर ही तो फोर्स लगाया होगा भाई। तो पता पड़ गया उसमें क्या है? तो ये लगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अरे यार डायरेक्शन पता पड़ी। मैग्नीट्यूड के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, इसमें कोई शक वाली बात। हो फिर इसे पकड़ लिया और इसे छोड़ा तो फोर्स इधर लगा भाई। तो ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव तो दूर भागे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव तो भी, और पॉजिटिव नेगेटिव तो ये भी हमें पता पड़ गया। अरे हाँ ना बोले? नहीं आया। बोला आया कि नहीं आया? अच्छा अब हमने क्या करा? मान लो दोनों का मास सेम ले लेते हैं, दोनों का मास। अब फोर्स और मैग्नीट्यूड पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। कैसे? देख ध्यान से, बेसिक सी बात। मैंने इसे पकड़ा इसे छोड़ा तो एक्सेलरेशन पता पड़ गया, तो फोर्स पता पड़ गया। अरे हाँ ना बोले? फिर इसे पकड़ा इसे छोड़ा तो क्या एक्सेलरेशन पता पड़ गया, तो क्या फोर्स भी पता पड़ गया। वो देखा तो दोनों का फोर्स सेम आया। क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम आया और दोनों का मास अगर, तो क्या फोर्स भी। अरे यार हाँ ना बोल, मतलब जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा कि उतना ही ये इस पे लगाए। अरे हाँ ना बोल यार। क्या डायरेक्शन अपोजिट होगी कि सेम होगी? अच्छा अगर ये एक Q1 प्लस होता और एक Q2 माइनस होता तो डायरेक्शन क्या इधर इधर हो जाती? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बाकी मैग्नीट्यूड क्या अभी भी सेम रहता। तो हमारे एक्सपेरिमेंट से हमें पता पड़ गया कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड इज बेसिकली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड। बोल यस और नो? अरे भाई हाँ ना बोल यार। ओहो तो हमें बात पता पड़ी भाई साहब कि जो फोर्स है ये दो डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं कि एक बॉडी पे लगते हैं, दो डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं। सेम डायरेक्शन अपोजिट, पक्की बात यार हाँ ना बोल? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। ओहो याद कर, ऐसा कहीं किसी लॉ ने भी बोला है कि दो डिफरेंट बॉडी पे लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और सेम मैग्नीट्यूड का लगेगा। ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं? कहीं पढ़ चुके हो तुम? बोलो क्या बोलते हैं? कहां पढ़ा था? क्या न्यूटन थर्ड लॉ है?
क्या ये? अरे न्यूटन का लॉ में यही तो होता था, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अरे नहीं आया, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। हाँ, इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर। देख बिना मैग्नीट्यूड के सवाल बन जाएगा अगर तुझे ये बात समझ में आती। देख ध्यान, मान लो आपसे सिंपल सी बात, अभी तो मैंने चालू नहीं करा, कोई फॉर्मूला भी नहीं बताया, फिर भी देख, मान लो मैं बोलूं कि एक 2 कूलम चार्ज है 2 किलो का, मैं बोलूं कि एक 4 कूलम चार्ज है 4 किलो का, ठीक, दोनों को छोड़ दो, रिलीज, दूर भागेंगे पास, खुद बताओ, दूर भागेंगे पास, दूर पास, दूर पास, क्यों दूर भागेंगे? मैं बोलो दौड़ते 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 इस 4 कूलम की रफ्तार हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी हो गई? तो बताओ 2 की कितनी हुई? तू बताएगा? अरे कितनी? अरे कितनी? कितनी? 20। कैसे पता पड़ा? अरे कैसे पता पड़ा? मोमेंटम कंजर्व्ड है क्या? दोनों में नेट फोर्स 0 है? दोनों में नेट फोर्स अगर क्यों 0 है? क्योंकि दोनों का फोर्स अपोजिट है, सेम मैग्नीट्यूड। अरे यार, तो हमें पता है भाई साहब नेट फोर्स 0 है। अगर नेट फोर्स 0 है तो क्या मोमेंटम इज कंजर्व? मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या? मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व का मतलब इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल भी 0। अरे यार हाँ ना बोल, तो पी फाइनल की वैल्यू कितनी? पी फाइनल की वैल्यू हुई 4 इंटू 10, 4 इंटू माइनस 2 इंटू वी, जो भी मानना हो वो वी मान लेते हैं। और वी की वैल्यू कितनी आई? 20। अरे यार हाँ ना तो बोल, मेरे को बता, अभी तो मैंने चालू भी नहीं करा फॉर्मूला लिखना, मैग्नेटिक्स आ गई। मैं कहता ये चला 20 मीटर, बताओ वो कितना चलेगा? m1 x1 बराबर नहीं आया यार। अरे आया कि नहीं आया? हमने क्या सीखा? हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 डिफरेंट चार्जेस पे लगता है, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन, इसका मतलब क्या वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। कैसा पेयर है? एक साइंटिस्ट बहुत खुश हुआ, उसने लिख दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर इज अ, बहुत बढ़िया, आप खुद खुश हुए। मैंने वो किताब पढ़ी, मैंने वो किताब, ये किसी बच्चे ने पढ़ी, उसने बोला अच्छा एक्शन रिएक्शन पेयर 2 डिफरेंट बॉडी पे लगता है, Q1 Q2 सेम मैग्नीट्यूड का होता है, ओके, अपोजिट डायरेक्शन होता है, ओके। उस बच्चे ने सही सोचा कि गलत? अगर किताब में लिखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर, तो ये सही बात, बच्चे ने सही इंटरप्रेट करा कि नहीं करा? करा। वो गलत थोड़ी है, 2 डिफरेंट बॉडी, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, बच्चा बोलेगा आपने जो बोला वही तो करा, पर असलियत में वो सच्चाई से दूर है कि पास है? क्योंकि ये तो सही बात नहीं। तो फिर साइंटिस्ट को लगा यार मेरे को स्टेटमेंट में और क्लैरिफिकेशन लाना। उसने बोला कि इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर बट द फोर्सेज ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। रवा नहीं है यार। उसने इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर बट द फोर्सेज ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द 2 चार्जेस, और जो एक्शन रिएक्शन पेयर हो फोर्सेज और अलोंग द लाइन जॉइनिंग भी लगे, उन्हें कहते हैं सेंट्रल फोर्सेज। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो मैंने इंटरेक्शन फोर्स के बारे में क्या क्या बताया? इट एक्ट्स ऑन 2 डिफरेंट चार्जेस। क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज इज अपोजिट? क्या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज इज सेम? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्शन रिएक्शन पेयर. It also acts along the line joining the 2 charges, and it is also known as central forces. It is also known as, आवाज नहीं आई, बोलो क्लियर है एकदम? पक्की बात? अच्छा, आप चलो मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। अब जब मैग्नीट्यूड पे चर्चा करी गई तो अगेन सिंपल से चर्चा करी गई कि फोर्स ऑन 1 2 का मैग्नीट्यूड या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। बेसिकली जितना हमने चार्ज बढ़ाया उतना है फोर्स, चार्ज डबल कर दिया कोई भी एक तो फोर्स डबल हो गया। अरे यार हाँ ना बोल, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 भी था और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 भी था, इसमें कोई शक वाली बात। फिर हमने करके देखा भाई साहब दूरी से क्या हुआ, दूरी बढ़ाई तो फोर्स घटा, मान लो दूरी डबल कर दी तो ये 1/4 रह गया, तो ये तो हमें पता पड़ गया इट इज 1/r²। पहले था जो बोला चमका, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आया वो आया ऐसा, क्या इसके साथ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आना चाहिए, बोलते हैं K, क्या बोलते हैं K Q1 Q2/r², K Q1 Q2 आपको याद है तो इस K को लिखा जाता है, ये सब रटने का है 1/4πε0। याद है ε0 पे पहले भी चर्चा हो चुकी है, याद है जब स्पीड ऑफ लाइट की बात बताई थी C बराबर √1/ε0 μ0, और मैंने बताया था कि ε0 इज द फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड μ0 इज द फैक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
वही एप्सिलॉन नॉट वाला, इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। याद रखना है, इसमें कोई शक वाली बात, लॉ का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, आपको याद होना एप्सिलॉन नॉट। इसे बोलते हैं के, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है के, उसकी रियलिटी में वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर अपन लॉ की बात करें तो उसे ऐसे लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को फिर एक पूरा कांस्टेंट मान लिया गया, बाकी लॉ तो ऐसे ही दिया गया था और बताया गया था कि एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बोली गई 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर माइनस, यार आवाज नहीं आई यार। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ तो उसकी यूनिट होगी कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होगी? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अगर आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये रख दोगे तो के की वैल्यू निकल के आएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और उसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अरे मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? पहले था जो मैं बोला क्या चमका? एकदम पक्का? सोच लो, अभी खत्म नहीं हुआ लॉ। लॉ बेसिकली बच्चे सब के यूनिट बाय आर स्क्वायर रख लेते, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। टू डिफरेंट बॉडी, अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, सेंट्रल फोर्सेज, एक्शन रिएक्शन पेयर। अरे हाँ ना बोले यार। एक और प्रॉपर्टी, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? अगर तुम्हें याद हो तो 3 टाइप के फोर्सेज तुम्हें पढ़ाए होंगे कंजर्वेटिव में। एक 2 टाइप के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव और या तो कंजर्वेटिव में भी 3 पार्ट टाइप लिखाए गए होंगे। एक कांस्टेंट फोर्स टाइप, एक एफ एक्स आई कैप प्लस एफ आई जे कैप, और एक परफेक्ट डिफरेंशियल जो एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स जेड के कैप टाइप होता है। नहीं आता है तो चिंता मत करो, मैं इसको पढ़ाऊंगा पूरा। कंजर्वेटिव फोर्स याद करो, किसके लिए पोटेंशियल डिफाइंड होती है? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेज वो होते हैं जिनका वर्डन पाथ पर डिपेंड। कम से कम 3 लेक्चर हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम बोलेंगे पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल के नाम से हम जानेंगे, तो उसे हम पढ़ेंगे, परेशान होने की कोई जरूरत। बस आप याद रखो कि जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव वो फोर्सेज होते हैं जिनका वर्डन पाथ पे डिपेंड। अरे हाँ ना बोले यार। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा है? पता जो मैं बोला चमका। आज जो बोर्ड में लिखा है वो सब लिख लो अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम्पल, बाकी सब मैं दिखाता हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम्पल जो भी बोर्ड पे लिखा है वो आप सब लोग उतार लें, बाकी सब मैं लिखाता हूं। Electrostatic force acts between two different charges. Electrostatic force acts between two different charges. जल्दी लिख। Electrostatic force acts between two different charges. अभी कहां से घंटी बज गई? Electrostatic force acts between two different charges. Next लिख। Magnitude of forces is same. Magnitude of forces is same. Direction of forces is opposite. 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 Next lick. Direction of forces is opposite. Next lick. और क्या था? हाँ, इसीलिए लिखो ड्यू टू अबव पॉइंट्स वी कैन से इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर. ड्यू टू अबव पॉइंट्स वी कैन से इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर. ड्यू टू अबव पॉइंट्स वी कैन से इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर. ड्यू टू अबव पॉइंट्स वी कैन से इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर. बोलो क्लियर है? नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स always acts along the line joining the two charges. Electrostatic force always acts along the line joining the two charges. Electrostatic force always acts along the line joining the two charges. Along the line joining the two charges. ठीक है? Next lick. Due to above points, it is also known as central force.
Due to above points, it is also known as central force. Due to above points, it is also known as central force. Next लिखो, electrostatic force is a conservative force. Electrostatic force is a conservative force. Electrostatic force is a conservative force. बोलो क्लियर है ना? एक और प्रॉपर्टी इसके बारे में समझे अपन, बाकी मैग्नीट्यूड पे अपने को सारी चर्चा करनी है। के Q1 Q2 बाई अपन नहीं, के Q1 Q2 बाई ये अपन जानते हैं। और एक छोटी सी प्रॉपर्टी बात है, मान लो 1 चार्ज है, ये 2 चार्ज है, ये Q1 ये Q2, ये माइनस मान लेते हैं। तो 2 वाला 1 को प्यार कर रहा था कि दुश्मनी? अरे ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? प्यार। क्या फोर्स इधर लग रहा था? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, इनका जीवन अच्छा चल रहा था, सब कुछ सुंदर था, पर इस 1 के जीवन में कोई और भी आ गया, Q3 माइनस Q3। कौन? माइनस Q3। क्या माइनस Q3 ने भी 1 को प्यार देना चालू कर दिया? दिया कि नहीं दिया? क्यों चुड़ी मार? बहुत बढ़िया। ये जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 है, जब Q3 नहीं था तो ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 था, ये इसका प्यार था। इसके आने से इस प्यार पे क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये भी प्रॉपर्टी। अब उसको डेफिनेशन वाइज समझें। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। क्या नेट प्यार ऑन Q1 बढ़ गया? बट Q2 की वजह से जो प्यार में कोई कमी, असली जीवन में ऐसा नहीं होता। एक प्यार रख लो, अगर दूसरा प्यार लेने की कोशिश करी तो दोनों खत्म। हाँ कि ना? बताओ, क्या मेरी बात क्लियर है? उसमें नहीं कि प्यार इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर गर्लफ्रेंड्स। क्यों चिड़ी मार? पर यहां पे ऐसा बहुत ही नेक दिल लोग हैं ये लोग कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, प्रॉपर्टी सुनो, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, मतलब ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जो है इंडिपेंडेंट ऑफ Q3। हाँ, 1 पे नेट चार्ज चेंज हो गया वो एक अलग बात है, बट 2 की वजह से फोर्स पे कोई चेंज। बोलो क्लैरिटी एकदम। क्या बात समझ में आई है? तो जो बनाया हुआ इसे बनाओ और जो लिखा रहा हूं लिख। अच्छा लिख लो कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये भी प्रॉपर्टी है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस is independent of presence or absence of other charges. Is independent of presence or absence of other charges. Is independent of presence or absence of other charges. हो। ठीक है? और एक और प्रॉपर्टी लिख लो जिसपे चर्चा मैं बाद में करूंगा, अभी सिर्फ लिख लो प्रॉपर्टी में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ब्रैकेट में लिखो, चर्चा बाद में, चर्चा बाद में, बस अभी प्रॉपर्टी लिख लो। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मेरे को ऐसा सवाल कराने की जरूरत है? कैसा सुने, ध्यान से देखें। एक 2 कूलम चार्ज, एक 5 कूलम चार्ज 2 मीटर की दूरी पे रखें, फोर्स बताओ। क्या ऐसा सवाल करने की जरूरत है? पक्की बात। एक जेई का सवाल आया हुआ, बताता हूं मैं आपको, जेई मेन में आया था एक बार। क्या आया बताते हैं कि 2 चार्जेस है Q1 एंड Q2। ऑप्शन दिए थे, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा। दोनों 1 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? सवाल ऐसे दिया था कि Q1 Q2 1 मीटर की दूरी पर है। फाइंड मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन देम। ऑप्शन नहीं दे रहा।
जेई में है वो सवाल है, जेई में ऑप्शन नहीं दे रहा मैं। पूछा फाइंड आउट द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन देम, दूरी 1 मीटर है दोनों के बीच की। उसने पूछा इन दो चार्जेस, अगर कोई दो चार्जेस है क्यों, तो उनके बीच का मिनिमम पॉसिबल फोर्स क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अरे फोर्स क्या है? KQ1Q2/1²। तो फोर्स है अगर KQ1Q2/1²। अरे तो K तो कांस्टेंट है, 1 भी आपने कांस्टेंट कर दिया, तो चेंज कौन हो सकता है? पर Q1Q2 की सबसे यूनिट छोटी यूनिट क्या है? E। बेसिकली आपको इस सवाल के लिए पता होना चाहिए था कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? E। यार तुम्हें नहीं आया, तो प्रॉपर्टी पे सवाल था वो। किसमें सवाल था? वो नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? तो F मिनिमम क्या आया? F मिनिमम आया KE²। ये आंसर था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे तो लगाना था, उसमें कोई खास बात। फिर था जो मैं बोला चमका उता। और बेसिक से अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जितनी अच्छी आपकी मैकेनिक्स होगी उतना जल्दी आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1। देखें ध्यान से, वेक्टर से जोड़ते हैं। आइए बेसिक वेक्टर से, मान लो मैं आपको बोलूं एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड ए, उसके तीनों वर्टेक्स पे चार्ज रख दिए Q Q Q। किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स बताएं। सिंपल सवाल है एकदम। क्या तुम्हें वेक्टर रिजॉल्व करने आते हैं? आते हैं कि नहीं आते? तो बताओ इस सवाल का। एक ट्राइंगल है जिसके तीनों वर्टेक्स पे चार्ज रखे हुए हैं, किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स बताओ। सिंपल, पहले बताओ एक चार्ज पर कितने फोर्स लगेंगे? 1 2 3। 1 2 3। अबे 3 चार्ज है, एक तो खुद ही है। अरे है कि नहीं? तो सोच इस वाले चार्ज पर क्या इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा? अरे यार हाँ ना बोल, कितना लगेगा? KQ²/A²। इस Q की वजह से इधर लगेगा कितना? KQ²/A²। ये फोर्सेस वेक्टर होते हैं, स्केलर होते हैं? तो वेक्टरली जुड़े होने चाहिए। दो फोर्सेस ध्यान से देखो तो दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। कितना है? और क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए रिजल्टेंट क्या बिल्कुल बीच में आ जाएगा। यार हाँ ना बोल यार। F नेट, इन दोनों को FF मान लेते हैं। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। तो F नेट के लिए लिखी जाएगी √F² + F² + 2F² cos 60। cos 60 के लिए कितनी होती है? हाफ। तो क्या आंसर आया? √3 है, यानी कि √3 KQ²/A²। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे भाई हाँ ना तो बोल। अब सोच के देख, मैं इसमें बहुत सारे सवाल कराता हूँ, बहुत सारे। कैसे करा सकता हूँ? जैसे दूसरे बैच में 2-3 कराएं, तो मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, थोड़ा अच्छा ही कराऊंगा। ध्यान से, क्या तू ये सवाल कर सकता है? पहले था किसी एक चार्ज पे फोर्स बताओ, बस कितने लगेंगे? क्या तीनों बराबर फोर्स होंगे? 2 बराबर होंगे, एक क्या निकाल सकता है? अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें तो वेक्टर है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है कि वेक्टर है? इसमें क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है? और सवाल तो करना, मतलब ये सब बैच में, जैसे 12th का नॉर्मल बैच है तो उसमें कराया मैंने, तो मैं नहीं कराऊंगा। 13 होते तो ये भी नहीं करा था। समझ में आया नहीं आया है ना? क्योंकि मैकेनिक्स पढ़ के उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाते हैं बिल्कुल लगातार सीक्वेंस में, तो जरूरत ही नहीं पड़ती बिल्कुल। इधर देख ध्यान से, मान लो मैं सवाल सुन रहा सिर्फ, तो एक अच्छा करा दूंगा आपको। मान लो यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q, नेट फोर्स इस पे नेट फोर्स, इस पे नेट फोर्स, सोच लो एकदम पक्का। इसमें नेट फोर्स 0। अच्छा अगर इसको मैं माइनस ले लेता तो सोच किधर आता? अंदाजन सोच किधर आता? नेट फोर्स डायरेक्शन की जरूरत बचे बता दे। क्या इन दोनों की वजह से कैंसिल होता? अरे है कि नहीं यार? इन दोनों की वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से जुड़ता घटता, जुड़ता घटता किधर आता? क्या इधर आता? क्या निकाल सकता था? मैं कह रहा हूं यह भी माइनस होता। किधर आता बोल? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सबको क्लिक कर रहा है? मैं कह रहा हूं हेक्सागन ले लो। यहाँ Q Q Q Q Q Q, सेंटर पे Q, नेट सेंटर पे। एक को माइनस कर लो तो क्या अंतर आ जाएगा? 2 को माइनस कर लो तो क्या और अंतर आ जाएगा? अब ये सब कैलकुलेशन है यार। पेंटागन रख लो, हेक्सागन रख लो, ऑक्टागन। बोल है कि नहीं? है सब वेक्टर ये? क्या ये? क्या ये? पर जो मैं बोला चमका। तो मैं इसका एक अच्छा वाला करा देता हूं, एक बिल्कुल बेसिक। मैंने बताया कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, हर सवाल पे अपन 5-5, 10-10 मिनट निकाल सकते हैं। अपन इस पे थोड़ा एक
अच्छी कैलकुलेशन वाला कर लेते हैं, ध्यान से सुने। आइए, अरे तुम्हें समझ तो आया ना? क्या करा जा रहा है, बोलो क्लैरिटी है? कैसे मिलाया गया, ध्यान से। मान लो कि आपकी एक घड़ी है, क्या ये घड़ी, घड़ी में आपको याद हो तो नंबरिंग ऐसे डली होती है। देख 12 1 2 3 एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कूलम, सब कूलम 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 कूलम, जितने नंबर होते हैं ना वो कूलम कूलम लिख कर दिए इसने, इतने चार्ज रख दिए आप। बोलो क्लियर है ना? और इसका रेडियस ए मान लो, जो आपको मानना मान लो, और यहां पे एक चार्ज रख दिया 1 कूलम। कितना रख दिया? फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन 1 कूलम in terms of I cap J cap. Find out the net force on 1 coulomb. Find out the net force on 1 coulomb. सोचो 1 coulomb पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 12। तो आपको ढंग से 12 वेक्टर जोड़ने आने चाहिए। ध्यान से देखोगे तो आसान हो जाएगा। हाँ देखो इधर, पहले बताओ, ध्यान से देखो तो 6 फोर्स बराबर आ जाएंगे। यार तुम्हें नहीं आया, 6 फोर्स कैसे आ जाएंगे? लॉजिकली सोचता है। देख इस 7 क्यू की वजह से इधर और 1 की वजह से इधर, क्या इफेक्टिवली 6 की वजह से इधर? ऐसे ही यहां 2 और 8 में भी क्या 6 का इधर बचा? क्या 3 और 9 में भी 6 का इधर बचा? 4 और 10 में भी 6 का इधर बचा, 5 और 11 में भी 6 का इधर बचा, 12 और 6 में भी इधर नीचे बचा। तो कुल मिला के 6 फोर्स बचे, 6 कूलम वाले। कितने? उनकी डायरेक्शन कैसे आई देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6। और अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, एफ के बराबर, एफ एफ है। और इस f की रिलेटिव में वैल्यू कितनी है? इस f की वैल्यू है k इंटू 1 इंटू 6 बाई ए स्क्वायर। पहले बताओ यस और नो। अब आई कैप जे कैप सिंपल प्योर कैलकुलेशन, इसमें क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है यार? लॉजिकली सोचो तो ये सारे एंगल 30-30 डिग्री है। यार तुम्हें नहीं आया, कितने डिग्री है? 30-30 डिग्री है सारे एंगल। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इस f और इस f का वर्टिकल कंपोनेंट कट जाएगा, और इस f और इस f का वर्टिकल, तो वर्टिकल में सिर्फ ये f बचेगा, और हॉरिजॉन्टल में इन सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेंगे। बोल बचेगा कि नहीं बचेगा? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखता हूं, देखना ध्यान से, f प्लस 2f cos 30 प्लस 2f cos 60 आई कैप माइनस f j कैप। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। तुम्हें समझ आया मैंने क्या करा? अरे यार क्या चीज है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है कि वेक्टर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है भाई? इसमें कोई खास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेक्टर है सब। तो वेक्टर अच्छा होगा तो आपसे सवाल हो जाएगा, उसमें कौन सी खास बात? नहीं आया ना? अरे आया कि नहीं आया? अब बहुत सारे सवाल दे सकते हैं। थोड़ा अच्छा था जो मैंने आपको कराया मेरे हिसाब से। तुम इसे सोच पाए कि नहीं सोच पाए? गुड, सोच लिया तो अच्छी बात है, बाकी आंसर है। कोई दिक्कत? थोड़ा बेसिक मैथ से मिलाता हूं, देख। आइए रफ्तार तेज रखते हैं। आओ, मान लो कि ओरिजिन पे एक 1 कूलम रखा हुआ है, 1 मीटर पे भी एक 1 कूलम रख दिया, 2 मीटर पे एक 8 कूलम रख दिया, 3 मीटर पे 27 कूलम रख दिया, ऐसे ही 10 मीटर पे 1000 कूलम रख दिया। कितने चार्ज रखे? 10 और 1 11वां ओरिजिन पे। बोलो क्लियर है एकदम? बोलो क्लियर है एकदम? दिखाई दे रहा है सबको, है ना? आपसे पूछा फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज एट ओरिजिन। फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज एट ओरिजिन। फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज एट ओरिजिन।
फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज एट ओरिजिन। हाँ, गणित है प्योर। ध्यान दो तो सीरीज बन गई होगी एक। ध्यान देखो सब लोग, बोला आया कि नहीं आया? फोर्स के देखो तो इन सभी चार्जेस की वजह से फोर्स जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं। क्या सभी चार्जेस की वजह से फोर्स एक ही डायरेक्शन में? इसमें कुल मिला के 10 फोर्स लग रहे हैं। इस पहले की वजह से लगेगा, के सब में कॉमन ले लो, 1 भी सब में कॉमन ले लो, लिखा जाएगा 1/1²। फिर लिखा जाएगा 8/2²। फिर लिखा जाएगा 27/3²। फिर लिखा जाएगा 1000/10²। ध्यान से देखो तो ये 2 क्यूब है, ये क्या फिर 4 क्यूब आएगा? अरे हाँ ना बोल। तो सीरीज किसकी बनी? 1 + 2 + 3 + 4। अरे 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n का समेशन n × n + 1/2। तो भाई से डायरेक्ट आंसर आया k × 10 × 11/2। तो आंसर आया 55k। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? कोई बुराई वाली बात? एक और ऐसा सवाल जो आपकी प्योर गणित ही चेक करेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आइए देखिए, मिलके करते हैं। मान लो मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे रखा है 1 कूलम, 1 मीटर पे रखा है 1 कूलम, 2 मीटर पे रखा है -2 कूलम, 3 मीटर पे रखा है 3 कूलम, ऐसे अनंत तक रखा गया है। कहां तक रखा गया है? अनंत तक। फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज एट ओरिजिन। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे रखा है ना? एक सीरीज सुनी है तुमने ln1 + x की? सुनिए कहीं? ये वो बनेगी। चलो अपन पहले मिलके करते, देख के 1 तो 1 तो कॉमन आ गया बाहर, 1/1² -2/2² + 3/3² -4/4²। बोल यस और नो एंड सो ऑन। इस सीरीज को देखो तो ये सीरीज आई के 1 - 1/2 + 1/3। क्या ये APGPHP? कुछ भी नहीं है, कोई सीरीज नहीं है ये, कोई APGPHP नहीं है। आपको अगर नहीं आता है तो रट लो, फिजिक्स में कई जगह काम में आएगा। एक सीरीज होती है, आपको कुछ सीरीजें शायद पता नहीं अभी लिखाएंगे बाद में लिखाएंगे। ऐसी सीरीज होती है sin x tan x, लिखाई ना? तो इसकी भी सीरीज लिखाई होगी ln1 + x की। याद है सीरीज क्या थी? x - x²/2 + x³/3 -x⁴/4 अप टू सो ऑन। अगर तुम इसमें x की वैल्यू 1 डालो तो ln2 की वैल्यू क्या आएगी? 1 - 1/2 + 1/3 -1/4 अप टू सो ऑन। बोल यस और नो। देखिए वही सीरीज है, फिजिक्स में कई बार काम आती है, इसलिए आपको याद होनी। तो इसका आंसर है k ln2। याद रखना, कई जगह आएगा ये, कई जगह सीरीज काम में आएगी। k ln2 क्या चीज? ऐसे कई सीरीजों से बनाया जा सकता है, कई अलग अलग प्रकार से उसे करा जा सकता है। ये मैथमेटिक्स के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट है। किसके साथ? मैथमेटिक्स के साथ। उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं, बेसिक। ये स्टैंडर्ड सीरीज मेरे को आपको रटवानी थी क्योंकि फिजिक्स में आगे काम में आएगी, इसलिए मैंने आपको अभी बता दी है। और देख, मान लो मैं आपसे बोलूं काइनेमेटिक्स से मिलाएं। किससे मिलाएं? वेक्टर से मिला लिया, बेसिक मैथ से मिला लिया, काइनेमेटिक्स से देख। काइनेमेटिक्स देख कैसे? मान लो मैं आपको बोलूं कि Q1 चार्ज है, फिक्स्ड है। क्या है? Q1 चार्ज फिक्स्ड है। मैं इससे बोलूं कि R1 दूरी पे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, फ्रिक्शनलेस, उस पर सारा खेल हो रहा है, ग्रेविटी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर है एकदम? HP का मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रिक्शनलेस, उस पर Q1 चार्ज फिक्स है और एक Q2 चार्ज है जो कि R1 दूरी पर है, जिसका मास m है, और वो कितनी दूरी पर है? R1 दूरी पर, और इसे रिलीज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रिलीज। फिर बताओ Q2 चार्ज किधर दौड़ेगा? राइट लेफ्ट? राइट लेफ्ट। रफ्तार बढ़ेगी घटेगी? रफ्तार बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? अभी रफ्तार कितनी है? अभी रफ्तार कितनी है? तो रफ्तार बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन घटेगा रफ्तार बढ़ेगी, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, काइनेमेटिक्स याद है कि भूल गए? अरे एक्सेलरेशन भले कम हो रहा है पर है तो पॉजिटिव ही, तो रफ्तार बढ़ेगी घटेगी? पक्की बात। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? क्या काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन वेरिएबल वाले सवाल आते थे? सवाल क्या पूछा गया मैं आपको बताता हूं कि जब ये चार्ज यहां से छोड़ा गया तो ठीक था, बताओ इसकी रफ्तार क्या होगी जब ये पार्टिकल यहां से r2 दूरी पर पहुंच जाएगा, तो बताओ इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी? अरे भाई हाँ ना तो बोलो यार, कोई बुराई वाली बात? इधर देख, यहां से x दूरी पे देखो तो फोर्स कितना है? किसी भी x दूरी पे फोर्स कितना है पहले बताओ? k q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर। बताओ फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? क्या वो x का फंक्शन है? किसका फंक्शन है? x। तो एक्सेलरेशन आ गया k q1 q2 बाई एम एक्स स्क्वायर। बोल यस और नो? क्या एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v dv बाई dx? अरे क्या लिख सकते हैं यार, तुम लोग भूल गए, क्या लिख सकते हैं? अगर v dv बाई dx लिखते तो लिखेंगे v dv बराबर k q1 q2 बाई m dx बाई एक्स स्क्वायर। बोल यस और नो? पक्की बात। अच्छा बताओ एक्स लिमिट कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? r1 से r2। जब अपन r1 पे थे तो रफ्तार कितनी थी? जब अपन r2 पे पहुंचे तो क्या रफ्तार v थी? क्या v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 कितना? 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सब लोग बताओ। -1 बाई एक्स। लिमिट रख दोगे r1 r2 तो क्या 1 बाई r1 -1 बाई r2? यार तुम्हें नहीं आया तो वैल्यू आई k q1 q2 बाई m 1 बाई r1 -1 बाई r2। ध्यान से देखो तो 2 को इधर ले जाओ और स्क्वायर को इधर ले जाओ तो रूट। पहले बताओ क्या आंसर एकदम क्लियर है? अरे हाँ ना बोल, कोई कष्ट वाली बात? ये काइनेमेटिक्स क्या है? इसी सवाल का मैं वन लाइन सॉल्यूशन दूंगा जब आपको कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा दूंगा। क्या पढ़ा दूंगा? जब मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा दूंगा तो इसी सवाल का वन लाइन सॉल्यूशन होगा बाई पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट। तो लिख लो वन लाइन सॉल्यूशन बाई पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट और 2 लाइन छोड़ दो। जब आप बताऊंगा तो इसी सवाल को दोबारा रिपीट करूंगा तो तुम्हें एहसास कराऊंगा कि देख पोटेंशियल एनर्जी डराने की चीज नहीं है, सवाल को छोटा करने की चीज है। तो भी लिख लो वन लाइन सॉल्यूशन बाय पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट, और ये मैं तब बताऊंगा आपको, यहीं पे लिखवाऊंगा, याद कराऊंगा। देख मैंने बोला था ये एक लाइन में सॉल्यूशन होगा इसी सवाल का। देखो छोटे छोटे सवाल कैसे कर सकते हैं, उतारने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो मैं आपको बोलूं एक चार्ज Q1 है, ये फिक्स्ड है। क्या है ये? फिक्स्ड। मैं बोलूं एक ब्लॉक है जिसका मास m है, जिसपे चार्ज Q2 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ये दूरी d है। आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q2 सो दैट इट इज इन एट रेस्ट। क्या तू सवाल कर सकता है? क्या k Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर शुड बी लेस देन म्यू mg? अरे हाँ ना बोले यार। मैं कह रहा हूँ इंक्लाइन प्लेन पे रख दो तो भी क्या तुम सवाल कर सकते हो? ऐसे चाहूंगा सवालों में कोई खास बात यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया। फ्रिक्शन के साथ जोड़ लो, उसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस मुझे लगा नहीं तो मैं आया। अरे आया कि नहीं आया? तो ऐसे सवाल आपको दिख सकते हैं, इनसे डरने की बिल्कुल जरूरत ना, आपसे अटकने वाले हैं, बहुत आसानी से आपसे होंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। क्या जो मैं बोला चमका? क्या मैं तेज पढ़ा रहा हूं? बोलो चमक रहा है एकदम? बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा अच्छी जगह जोड़ते हैं, इंटीग्रेशन से जोड़ते हैं। कहां से जोड़ते हैं? आप ध्यान से देखो तो जो हमने अभी फॉर्मूले अप्लाई करे, ये जो फॉर्मूला अप्लाई थे कौन से चार्जेस के लिए थे? वे मतलब कौन से चार्जेस के लिए अपने ये फॉर्मूले सीखे? जो चार्जेस बिखरे हुए थे या पॉइंट चार्जेस? हमने जो Q2 बाई r स्क्वायर पढ़ा तो पॉइंट चार्जेस के लिए था। किसके लिए था? मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कि आपके पास एक रॉड है जिसपे आपने चार्ज पूरा पूरा बिखेर रखा है। उस चार्ज की उस रॉड की लेंथ L है। कितनी है? L। आपको याद हो तो रॉड में क्या लेते थे? सिग्मा लैम्डा रो। रॉड में कुछ याद है? कुछ याद है? लीनियर वेरिएशन आएगा कि एरियल की वॉल्यूम? लीनियर तो लैम्डा सिग्मा रो। तो इसमें बोला गया कि रॉड है, इसमें चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर। लैम्डा कूलम। मैं आपसे बोलूं कि इस रॉड से a दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है Q। क्या रखा हुआ है? वो पॉइंट चार्ज है। क्या ये रॉड इसमें फोर्स लगा रही होगी?
क्या उतना ही चार्ज भी रॉड पे लगा रहा होगा? आपसे पूछा फाइंड आउट द फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू रॉड। आपसे पूछा फाइंड आउट द फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू रॉड। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों। सॉरी, चलो बताओ। गलत है भाई, गलत है, गलत है। इधर देख, ऐसा कुछ आएगा। पहले तो इसकी लेंथ कितनी है? टोटल चार्ज लैम्डा एल। अरे कितना? बीच में रख लो ना, लैम्डा एल। तो ये दूरी कितनी हुई? ए प्लस एल बाई 2। ये चार्ज क्यू, तो फोर्स कितना हुआ? के लैम्डा एल क्यू बाई ए प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर। सही है गलत है? ये गलत है। ऐसा विचार अगर मन में आए तो मत रटना, क्योंकि सेंटर ऑफ चार्ज नामक कोई चीज, ये आपने यही तो करा। वो फोर्स 1/r² के प्रोपोर्शनल है, वो लीनियर वेरिएशन। तो आप इसको और इसको एक जैसा मान, इसलिए ये तरीका सही। कभी ऐसा मन में विचार आए तो याद रखना, सेंटर ऑफ चार्ज नामक कोई चीज। पहली बात, ये गलत तरीका है ये, क्योंकि कई बार हमारे मन में ऐसे विचार आते, कई बार हमारे मन में ऐसे विचार आ जाते हैं। इसलिए पहले ही बता दूं कि गलत तरीका है, क्योंकि सेंटर ऑफ चार्ज नामक कोई चीज, क्योंकि आपका फोर्स लीनियर वेरिएबल वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है। पहली बात तो इसे करेंगे कैसे? क्या रॉड को तोड़ने के तरीके सिखाए गए हैं? एक्स पे जाके जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे तो पॉइंट चार्ज के लिए थे, तो क्या इसको मैं अनंत पॉइंट चार्जेस में तोड़ सकता हूं? क्या रॉड को अनंत पॉइंट चार्जेस में तोड़ने का तरीका, क्या एक्स पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लें? क्या ये dx का जो एलिमेंट होगा क्या ऐसे पॉइंट चार्ज कंसीडर करा जा सकता है? एक्स पे जाके dx का जो एलिमेंट होगा उसमें जो छोटा सा dq चार्ज होगा, वो dq चार्ज क्या लैम्डा dx होगा? अरे कितना होगा? क्योंकि उसकी लेंथ ली गई dx, तो उस पर चार्ज होगा लैम्डा dx, और उसे पॉइंट चार्ज मान लेने में कोई बुराई। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स df, जो छोटा सा फोर्स df होगा, उसकी डायरेक्शन इधर होगी और उसे लिखा जाएगा kq लैम्डा dx बाई x²। पहले बताओ यस और नो। अरे यार हाँ ना बोल। ऐसे सभी छोटे छोटे एलिमेंट, अरे इंटीग्रेशन सीख चुके हो तुम थोड़ा बहुत? अरे जानते हो कि नहीं जानते यार? हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो ऐसे x पे जाके dx का जब आप एलिमेंट लेंगे तो kq लैम्डा dx बाई x², kq लैम्डा dx बाई x²। कैसे इंटीग्रेट कर लेंगे? क्योंकि जब जब आप एलिमेंट चेंज करोगे क्या सभी फोर्सेस की डायरेक्शन इधर ही आएगी, तो डायरेक्ट जोड़ लेने में कोई बुराई मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। बोलो x लिमिट a से लेकर a प्लस l 1/x² इंटीग्रेशन कितना? -1/x, मतलब 1/a माइनस ऑफ 1/a प्लस l। अब जो भी है उसे लिख लो।
यार मुझे लगा ही नहीं तो मैं आया। अरे आया कि नहीं आया? तो एक तो ये बात बताई कि सेंटर ऑफ चार्ज नामक कोई चीज नहीं होती, और एक रॉड वाली आप चीज आपको सिखाई। बोलो क्लैरिटी एकदम। देखो ध्यान से, एक सवाल है एक और इंटीग्रेशन का, घर से करके लाना बिना कहीं देखे, कल आते ही करा दूंगा। रिंग ले लो, आर रेडियस, रिंग में क्या लेंगे, लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है, पूरी रिंग है, और सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है क्यू। तुम्हें याद है रिंग को तोड़ने का तरीका? थीटा पे जाके, भूल गए तुम लोग यार, ये भी इंटीग्रेशन करके लाना है, करके लाना है इसे, ठीक है। और कल टेस्ट पेपर कर लाओ, कल मैं टेस्ट पेपर डिस्कशन कर दूंगा।